प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हमने काशी कॉरिडोर में भी देखा था कि जब कॉरिडोर बना था उसके बाद श्रद्धालुओं की काफी भारी संख्या वहां पहुंची थी, और ऐसे में उन लोगों के लिए इंतजाम करना, नियंत्रित करना एक चुनौती बन गई थी। और अयोध्या में संभावित तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो संख्या है श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की, क्या उसको लेकर इंतजाम है? जरूर। अब सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो प्रयास कई पीढ़ियों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए किए, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज जो सपना जो सभी ने देखा था वो आज साकार हो रहा है, एकदम नज़दीक है। रामलला का प्रतिष्ठापना वहाँ हो रहा है और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथियों ने उसमें निश्चित तौर से उसके आंदोलन में भाग लिया होगा। राम मंदिर हमारे आस्था का मुद्दा है, देश की संस्कृति का मुद्दा है। राम को खाली हम परमेश्वर नहीं मानते, लेकिन भारत का जो कुछ हम इन्होंने रामायण के जरिए जो कुछ हमें शिक्षा प्राप्त होती है, एक आदर्श पुरुष है, जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, सब रास्ता उसमें से हमको मिलता है। और इन्हें हम सब ने इन्हीं को ही आदर्श माना हुआ है और ये हमारा सभी का आस्था का विषय। इसलिए राम मंदिर फिर वहाँ निर्माण होना ये देश की बड़ी आवश्यकता थी और ये आवश्यकता आज पूरी हो गई है, हो रही है। और इसीलिए जिन्होंने इसके लिए जो प्रयास किए, हजारों रुपया यहाँ कभी उनके लिए, उनके सामने उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। आज राम जन्मभूमि एक बड़ा देश का एक बड़ा स्थल होने जा रहा है। पर्यटन वही उसमें है, जब लोग आते हैं वही पर्यटन बनता है और इसे काम वहाँ हाथ में लिया हुआ है, आगे आएगा, वो भी सब करेंगे। आज हम देखते हैं कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है, ये कुछ हमारे धर्म के धार्मिक स्थल ऐसे नहीं, सभी धार्मिक स्थलों को हम जो मदद करके हमारे पास दो जो स्कीम्स है। एक जो स्कीम है, ये स्कीम है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके जरिए हम मंदिर के बाहर जो कुछ पर्यटकों के लिए जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा का निर्माण करना, ये हम राज्य सरकार को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं और राज्य सरकार ये सब करता है और जो खर्चा आता है वो सब 100% खर्चा हम राज्य को देते हैं और इसका पूरा डेवलपमेंट, पार्किंग सहित सभी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, उसके लिए और कुछ कल्चर के लिए जो हॉल हो, साउंड सिस्टम हो, सब कुछ हम इस स्कीम के द्वारा उसका विकास करते हैं। धार्मिक स्थलों के लिए या सभी पर्यटन स्थल? सभी स्थलों के ज़्यादा करके जो पर्यटक जहाँ ज़्यादा आते हैं वो हम पहले राज्य में करते हैं। पर्यटन की बात छाया है, हाईवे हर जगह पहुँच गए, लेकिन अयोध्या जैसे छोटी जगह है या हम काशी पहुँचते हैं, जो छोटे शहर रहे हैं वहाँ पर हाईवे पहुँचना या इस तरह की जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। पर्यटन की दृष्टि से और लोगों की सुविधा की दृष्टि से क्या सरकार की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जरूर। पर्यटन का विकास करना ये राज्य सरकार का दायित्व है और इसको सपोर्ट करना है केंद्र सरकार अपने ये स्कीमों के द्वारा फंडिंग, टोटल फंडिंग करना। ये जो उनका जो स्टेट एनुअल प्लान होता है उसी के प्लान के जरिए कहाँ क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट हम करते हैं उसी के तरह करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं। जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट जो होते हैं केंद्र सरकार अपने इसमें और भी ज़्यादा मदद उन स्थानों को करती है। आपने देखा होगा काशी का आज कैसे हो गया है। आज मध्य प्रदेश में ऐसे जो कई जो लाखों टूरिस्ट जहाँ आते हैं वही स्थान के लिए हम महाकालेश्वर का स्थान भी कॉरिडोर वहाँ बन रहा है कि ये सरकार और तरीके से उसको मदद करती है ताकि वहाँ लोगों को अच्छी तरह से सुविधा मिले। ये इसके पीछे इसका मकसद रहता है और ये भी डेवलपमेंट करते हैं। आज आपने देखा है
केदारनाथ का स्वरूप आपने देखा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट और पर्यटक तो जाते हैं, उसके सभी तरह की सुविधा आज वहाँ रास्ता में हमारे का है और मेरे ख्याल से तुरंत ही इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम इनको कुछ सपोर्ट तो निश्चित तौर से कुछ सब्सिडी मिलेगी, जो कुछ बाकी इंडस्ट्री को मिलता है वही फायदे उन सबको मिलेंगे। तो देश को ज़्यादा अर्निंग देने वाला जो ये है वो टूरिज्म है, और इसलिए आज हमने उसको मदद की। और आज लाखों टूरिस्ट आज फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, लाखों टूरिस्ट अब ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं वहाँ उस सुविधा का जो अभाव है वो अभाव को एक करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। और यही जो इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद एक पीपीपी मोड पर भी हम टूरिज्म के डेवलपमेंट और विकास हम अच्छी तरह कर सकते हैं। और इसलिए सरकार कदम उठा रहे हैं और जल्दी से जल्दी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, आज हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, आने वाले कई महीनों में हम तीसरे स्थान पर आएंगे, लेकिन 2047 में भारत को एक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का काम जो है ये हम सबका आगे का सपना है, वो सपना हमें साकार करना है। तो इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, सब जगह बढ़ाना चाहिए। और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उन सभी को जो प्रयास इनके लिए करना चाहिए वो इसके ऊपर सब डिपेंड है। आप जो सपना देख रहे हैं उसमें युवाओं की काफ़ी भागीदारी रहने वाली है, और इस समय यहाँ पर भी काफ़ी सारे युवा मौजूद हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र में वो जाना चाहें, विशेष तौर से गोवा के काफ़ी युवा हैं, और गोवा में तो पर्यटन को आप जानते ही हैं कि कितना बढ़ावा भी दिया जाता है और रोजगार के दृष्टि से उसे देखा भी जाता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से या भविष्य के हिसाब से ये जितने यहाँ पर युवा बैठे हैं, आप उनको पूरे 12 मंथ आज शुरू हो गया है। जो बारिश के सीजन में हम ऑफ सीजन कहते थे वो भी आज फुल सीजन बन गया है। और इसलिए जो व्यवस्थाएं जो है वो हमें चाहिए, वो व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश सरकार की भी है। और हम सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि इस चीज़ में अब तरह तरह के टूरिज्म में आप शामिल होकर टूरिज्म भी आगे गए तो निश्चित तौर से हम खुद को भी एम्प्लॉय करेंगे और चार युवाओं को भी एम्प्लॉयमेंट देने की इतनी ताकत टूरिज्म में है, इंडस्ट्री में। आग्रह करता हूँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है वो अपना हाथ उसमें डाले, आगे आए और इसका निश्चित तौर से फायदा है। तो युवाओं के लिए आपने ये सलाह तो दी है, लेकिन साथ ही साथ नीतियाँ भी कुछ होती हैं। 80 के दशक के बाद अब जो है जो पर्यटन को लेकर उसके क्षेत्र में जो है उसकी नई नीति की चर्चा हो रही है। इस नीति में विशेष क्या है और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? विशेष फॉर एग्जाम्पल गोवा में खाली हम बीच टूरिज्म इसी के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आज गोवा का सौंदर्य इतना बड़ा है और तरह तरह से एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं। जैसा आपने पिछले सेशन में कहा फॉरेस्ट टूरिज्म कर सकते हैं, तरह तरह एग्रीकल्चर टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं और तरह तरह के टूरिज्म उसमें जो ब्रांचेस है बीच टूरिज्म कर सकते हैं। ये सब इसमें जब हम उसकी सभी की व्यवस्था करके सभी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो टूरिज्म निश्चित तौर से बढ़ जाएगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी उसका अपने फ़ायदा लेना चाहिए। और एक टूरिज्म और बढ़ाने का जो कुछ एक मामला है, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे कई युवा है, कई फैमिली से उनके पास ज़मीन है, यदि वो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर यदि तैयार किए तो जल्दी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे और निश्चित तौर से सरकार को भी ज़्यादा पैसा देने का बाकी कुछ करने की ये नहीं होगी। तो इसलिए इसी तरह तरह के जो कुछ प्रोजेक्ट है उसमें सभी ने सम्मिलित होकर ये खुद के लिए भी है और देश के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए उसका हाथ पार लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा है 2020 से 2020 के तो पीक था कोविड का, और ये कोविड का एक्सपीरियंस हम सबने लिया हुआ है और आज हम सभी इसके लिए हम तैयार हैं। पहले तो किसी को कोविड क्या है, उसके मेडिसिन क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। और इसके बाद में ऐसे बहुत से वेरिएंट
अलग अलग इसमें अलग अलग देश में अलग अलग हमारे अलग अलग स्टेट में आके चले गए। लेकिन आज जो सरकार की भी तैयारी है, लोग भी इसको फेस करने के लिए तैयार है और इसलिए पहले जैसे डरने का कोई सवाल नहीं है। आएगा उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है और इसलिए किसी ने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा हमने पीछे उसको फाइट दिया है उस तरह की फाइट हम आगे भी दे देंगे। कोविड आएगा, कोविड जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि टूरिज्म में 2-2.5 सालों में इफेक्ट हुआ था, लेकिन आज सभी के राज्यों के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से अब फिर एक बार उसी लेवल पर आ गए हैं और आगे निश्चित तौर से टूरिज्म का फुटफॉल निश्चित तौर से बढ़ता रहेगा। हम अगर गोवा की बात है तो मौज मस्ती की ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी कल 2-3 मंदिरों में घूम कर आई हूँ और देखा यहाँ पर कि ऐसी ऐसी धरोहरें हैं जिनके बारे में जो पर्यटक आते हैं उन्हें जानकारी नहीं है। और इस क्षेत्र में यहाँ की राज्य सरकार तो काम कर ही रही है, जीर्णोद्धार हो रहे हैं कई मंदिरों के। क्या केंद्र की ओर से भी कोई पहल की जा रही है इस तरह से यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म विशेष तौर से मंदिरों को लेकर? जरूर जरूर, सभी इसका जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरी स्कीम है प्रसाद करके, यहाँ तो कई पुराने ASI साइट है, इस साइट को भी डेवलप करने के लिए जो प्रसाद हमारी स्कीम है उससे फंडिंग करते हैं। और आज जो टूरिस्ट आ रहा है वो खाली जैसा मैंने कहा बीच के लिए आ रहा है ऐसा नहीं, और गाँव में इतने सुंदर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर है, वो सब देखने और इसके लिए हर इसको सुविधा देना राज्य सरकार अपने बहुत बड़े प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और आज आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आप मंदिर जाएंगे कौन से जैसे जो साइड से टूरिस्ट जहाँ आते हैं वहाँ जाएंगे तो जिस तौर से वहाँ बदल जो हुआ है वो आपको दिखाई देगा। बता हुआ है लेकिन कई जगह काफ़ी इंटीरियर में है। मैं जिस तरह से देखा हमने काफ़ी इंटीरियर में है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो हज़ारों साल पुराने उनकी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि पर्यटन स्थल बनने लायक वो जगह, साथ ही साथ देश की जनरेशन जो युवा जनरेशन है उसको उस बारे में जानकारी होना चाहिए कि गोवा के अंदर भी इस तरह के मंदिर रहे हैं और एक सांस्कृतिक विरासत की पूरी धरोहर यहाँ पर है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए भी क्या कोई काम हो रहे हैं? कई जरूर जरूर, सरकार अपने तरफ से डिजिटली भी अपने सभी माध्यम जो है लोगों को पहुंचाने वाले जो माध्यम है उस माध्यम का उपयोग करके सभी उसका जो इतिहास है उसका कहाँ कहाँ क्या क्या स्तर है वो गोवा सरकार भी कर रही है और हमारा टूरिज्म मंत्रालय भी कर रहा है। तो इसकी जानकारी गोवा में कोने कोने में क्या क्या है इसकी जानकारी हम लोगों तक अच्छी तरह से पहुँच रही है और इसीलिए तो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। आपने एक बार एक बयान में कहा था कि टेक्नोलॉजी के तो क्या ऐसे कोई आंकड़े हैं? अगर हम पिछले 10 सालों का हिसाब देखें तो क्या रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन को लेकर कितनी वृद्धि हुई है और भविष्य क्या है? निश्चित भविष्य तो उज्ज्वल है। मैं आंकड़े में एग्जैक्ट आंकड़े मैंने आपको बता पाऊँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम है। कहीं हम ऑफिस खोला गए वहाँ कम से कम 10-20 स्टाफ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होता है एक कुछ टूरिस्ट क्या परिभाषा है? 2014 से आप देख ही रहे हैं देश में जो शासन में परिवर्तन रहा है, क्योंकि मूलतः शासन किसके लिए है? ये जो आज जो शासन चला रहा है उसको पता है शासन किसके लिए है। शासन वो उपभोग के लिए नहीं है, शासन लोगों की सेवा करने के लिए है। और इसी तरह से मोदी सरकार हो, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो सरकार लोगों को आखिरी कड़ी का आदमी कैसा आत्मनिर्भर हो इसी के बारे में उसको क्या क्या चाहिए, वहाँ क्या क्या विकास करना है, ये सब देख के यही ध्यान में रखते हुए राज्य का हो केंद्र का हो विकास कर रहे हैं। आज हमारे देश को आज पूरी दुनिया पहचानने लगी है और कई राष्ट्राध्यक्ष भी भारत के इसमें बोले हैं कि इस तरह से भारत आज उभर रहा है। इसका मतलब ये तो विकास ठीक तरह से यहाँ हो रहा है और विकास ये तो चलती प्रक्रिया है, वो कभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो ये तो चालू रहेगा। लेकिन ये विकास के साथ साथ
यहाँ की जनता का विकास ये भी सब ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें, केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, ये थीम ध्यान में रखते हुए तो आपने सैकड़ों स्कीम देखे प्राइम मिनिस्टर ने। एक छोटे बच्चों को पकड़ के बुजुर्ग के तक कोई अपना उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसी तरह की स्कीम आज दे दी है। और आज जो भारत की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज रही है, तो ये सभी स्कीम लोगों के घर में पहुंचाने का काम, प्रचार करने का काम ये सब कर रहा है। और इसलिए आज जनता भी जागरूक हो रही है, जो फायदे उनको मिल रहे हैं और जो फायदे मिल रहे हैं वो ले रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि एक चीज के ऊपर उपकार नहीं है, ये जो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिए है तो इनके लिए काम करना है। ये हमारा पक्का, ये हमारा आइडिया है, ये इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की और हम वैसे भी है उसी का उत्सव मनाने गोवा दूसरी बार आए हैं, तो उनके साथ के कोई अनुभव या उनके जन्मदिन पर कुछ विशेष? आप इससे पहले ऐड करूंगा, जो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, जो 2047 में 50 में जो कानून बने थे, ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे, ये आज तक चालू थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माननीय मोदी जी ने उसके ऊपर चिंतन करके कम से कम 350 जो वहाँ के जो कायदे थे, आज उसको स्क्रैप करके भारत के नए कायदे उसके जगह पर बिठा दिए। क्योंकि वहाँ ब्रिटिश का जो ये जमाना था, वो क्या करता था कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सताए, जुल्म करके जो कानून थे उन्होंने लगाए थे, उनको सब कुछ हमें उनको हासिल करना था। लेकिन आज मोदी जी ने विचार करके ये कानून बदले हैं, ये जनता के प्रति जो अपना ज़्यादा उनको फिट हो गया, ऐसे कायदे आज लाए हुए, यही तो सुशासन में बदल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीपत जी, आप यहाँ आए सागर मंथन हमारे सुशासन संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपत नायक जी के लिए, जोरदार तालियां।